वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके सामने आज अगेन डिसोल्यूशन टॉपिक का हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले हैं। सो आपके सामने जो दिख रहा है वो आंसर है और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपके एक्सरसाइज जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं अनसॉल्व्ड, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके दिया है पेज नंबर 254 पे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है फॉलोइंग आशा, उषा एंड निशा वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ना यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 3 अलग अलग पार्टनर हैं, आशा, उषा एंड निशा। ये तीनों भी इस पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर्स हैं जैसे उसने बताया है, और उन लोग का जो भी प्रॉफिट लॉस तीनों के बीच में जो शेयर होता है बांटा जाता है, वो कैसे बांटा जाता है तो उसके बारे में आपको रेशियो दिया है, दैट इज़ 2:2:1। द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो आपको नीचे जो टेबल दिख रहा है बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको लायबिलिटीज़ में जो फर्स्ट थिंग आपको दिख रहा है दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। उस कैपिटल अकाउंट में 3 चीज़ें आती हैं, तीनों पार्टनर का नाम और उनके कैपिटल अमाउंट दिए हैं। आशा जिसका कैपिटल अमाउंट है 1,20,000, उषा जिसका कैपिटल अमाउंट है 40,000, निशा उसका भी कैपिटल अमाउंट है 40,000। नाउ नेक्स्ट जो दिया है जनरल रिजर्व, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिजर्व क्या होती है, सेविंग होती है। प्रॉफिट में से जो पार्ट सेव किया जाता है उसी को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में, बिजनेस लैंग्वेज में रिजर्व के नाम से पहचानते हैं। तो ये रिजर्व जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो रिज़र्व है किसी भी तरीके का रिज़र्व अगर आपको दिखता है बैलेंस शीट में तो वो आपको जितने भी पार्टनर्स रहेंगे वो उन सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट दैट इज़ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वो तो हम लोग आंसर में देख लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्रेडिटर्स दिया है। क्रेडिटर्स ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कौन से एक्सटर्नल लायबिलिटी होते हैं और कौन से इंटरनल लायबिलिटी होते हैं। अगर अभी भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा कि सर एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सा है और इंटरनल लायबिलिटी कौन सा है, तो आप चाहिए तो पेन और बुक ले लो। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हमारे इंटरनल लायबिलिटी कौन से होते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कौन से होते हैं। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आपको बता देता हूँ। अगर एक बार आपको एक चीज़ पता चल गई कि कौन से एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो बाकी उसके अलावा जितने भी लायबिलिटीज़ रहेंगे वो सब इंटरनल लायबिलिटी रहेंगे। सो एक्सटर्नल लायबिलिटी की चाहिए तो आप लिख के ले सकते हैं बुक में। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में होते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, फर्स्ट थिंग मैंने बताया क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो जनरली पार्टनरशिप में आपको ज़्यादातर यही एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आपको दिखेंगे। और भी बहुत सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में जहाँ तक बात आता है, जहाँ तक पार्टनरशिप बिजनेस का सवाल आता है, तो आपको ज़्यादातर सिलेबस के हिसाब से या जनरली पार्टनरशिप बिजनेस में आपको ज़्यादातर यही एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है, इससे ज़्यादा कोई आएंगे नहीं। और अभी हम लोग ये तो देखा हमने एक्सटर्नल लायबिलिटी। अभी इंटरनल लायबिलिटी कौन से होते हैं, तो इंटरनल लायबिलिटी चाहिए तो आप लिख लो। एक्सटर्नल लायबिलिटी में एक और चीज़, आप चाहिए तो लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सटर्नल लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आप लिख सकते हैं। अभी इंटरनल लायबिलिटी कौन से होते हैं, तो इंटरनल लायबिलिटीज़ में आप पहला चीज़ लिख सकते हो
पार्टनर्स लोन, या उसको आप बोल सकते हैं लोन फ्रॉम पार्टनर्स, लोन फ्रॉम पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप बिजनेस में इंटरनल लायबिलिटी अगर देखने जाएंगे तो एक यही है, और ज़्यादा आपको पूछने के चांसेस बहुत कम हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग हमारे वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ देख रहे हैं। तो उसमें कैपिटल मैंने देखा, जनरल रिजर्व देखा, क्रेडिटर्स, आशाज लोन। अभी आशा आपको जैसे कि पता है पार्टनर है, तो पार्टनर्स लोन है। अभी मैंने बताया पार्टनर्स लोन रहेगा तो वो कौन सा लायबिलिटी बन जाता है, इंटरनल लायबिलिटी। तो आशाज लोन इंटरनल है लायबिलिटी, और क्रेडिटर जो था वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, और बिल्स पेबल जो लास्ट में आपको दिया है वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। चलो ठीक है, लायबिलिटीज़ हमने पढ़ लिए। एसेट्स में आपको क्या दिख रहा है, एसेट्स में आपको मशीनरी दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, डेटर्स। इनर में उसका अमाउंट दिया है 1,10,000। जैसे कि मैंने आपको बताया था डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स मतलब कस्टमर जिसको आपने उधारी में माल बेचा है। डेटर्स का मतलब फिर से बता देता हूँ, डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिन कस्टमर्स को आपने उधारी में माल बेचा है। तो डेटर्स का टोटल अमाउंट है 1,10,000। आप देखो एक ही कस्टमर को थोड़ी ना आप माल बेचते हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कस्टमर होते हैं जिनको आप माल बेचते हो। तो डेटर्स मतलब जितने भी कस्टमर, सब कस्टमर मिला के जिन कस्टमर को आपने उधारी में बेचा है माल, उन सब कस्टमर को मिला के डेटर्स का अमाउंट आपको दिया है 1,10,000। और उसी के नीचे आपको जैसे कि दिख रहा है लेस RDD, जिसका फुल फॉर्म आपने शायद सुना रहेगा 11th स्टैंडर्ड में, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक बिज़नेस, जब भी कोई भी बिजनेसमैन जब भी बिज़नेस करता है तो जाहिर सी बात है कि बिज़नेस करते करते समय उसको जो जितना भी उसने माल कस्टमर्स को बेचा है उतना सभी पैसा उसको रिकवर होगा, इसकी गारंटी रहती नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि कोई कस्टमर समझो पैसा कम देगा, कस्टमर कोई चला जाएगा, कस्टमर ने समझो कम पैसे दिए, तो उसके बाद उसके वजह से हमको बिज़नेस में थोड़ा बहुत क्यों ना हो नुकसानी झेलनी पड़ती है। तो वो जाहिर सी बात है, हर बिज़नेस में भले कोई भी टाइप का बिज़नेस हो उसमें थोड़ा ना थोड़ा आपको कस्टमर्स की वजह से कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। तो ये चीज़ हर बिज़नेसमैन को पता होती है। तो जाहिर सी बात है, बिज़नेसमैन को अगर पता है कि मुझे जितना भी मैंने माल कस्टमर्स को बेचा है उसमें से थोड़ा बहुत पैसा उसको कम आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, एक सेपरेट से एक अकाउंटिंग इफ़ेक्ट देता है, जिसको हम लोग लेजर या जर्नल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए सेपरेट से अकाउंट बनाता है, जिसको वो नाम देता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसका मतलब क्या होता है कि उसको पता है कि शायद ये पैसा, देखो ये गारंटी नहीं है, ये उसको लगता है कि शायद इतना पैसा मुझे नहीं मिल पाएगा। तो देखो रिजर्व फॉर डाउटफुल, फुल फॉर्म जैसे इसका है रिजर्व फॉर डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब उसको डाउट है कि बाबा जितना मेरा माल मैंने बेचा है, टोटल 1,10,000 का माल उसने बेचा है, उसमें से उसको लगता है कि 6,000 शायद नहीं आएगा। ये फिक्स नहीं है, फ्यूचर में चाहिए तो उसको पूरा भी पैसा आ सकता है, लेकिन उसने थोड़ा पैसा कम ऐसा सोच के चल रहा है कि 6,000 नहीं आएगा। तो मान लिया उसने 6,000 नहीं आया, इसका मतलब बाकी का तो पैसा उसको आने के चांसेस है। तो वही उसने किया है, 1,10,000 का टोटल माल बेचा है उधर में, उसमें से 6,000 रुपये उसको शायद नहीं आएगा, ऐसा उसको लग रहा है। तो इसका मतलब बाकी का पैसा 1,04,000 रुपये जैसे आपके सामने दिख रहा है वो तो आने के चांसेस हैं। समझ में आई है बात। अभी नेक्स्ट चीज़ आपको दिया है स्टॉक। स्टॉक माने क्लोजिंग स्टॉक। एंड उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मैंने आपको, देखो मेरा फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको एसेट में दिख रहा है तो वो क्या है, टोटली वो लॉस है। क्या है, लॉस है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी रिज़र्व के बारे में जैसे मैंने बताया था कि रिज़र्व जो भी रहेगा वो पार्टनर्स में डिवाइड होता है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड आपको दिखा तो वो भी पार्टनर्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो उसके बाद लास्ट में क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे बैंक, जिसका हम लोग सेपरेट से अकाउंट बनाने वाले ना। नीचे ये था बैलेंस शीट। अभी नीचे एडजस्टमेंट में आपको क्या दिया है, ऑन द अबोव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। 31 मार्च जो आपको डेट दिया था 2019, उसने उस डेट को बिजनेस पार्टनर्स ने क्या किया, डिसॉल्व मतलब बंद करने का डिसीजन ले लिया। अभी बंद करना है तो एसेट बेचना पड़ेगा। तो उसने देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में वही किया, एसेट वेयर रियलाइज एज अंडर, एसेट उसने बेच दिया। कौन सा एसेट कितने में बेचा और कौन सा एसेट बेच के उसको कितना पैसा रिकवर हुआ या पैसा मिला,
तो मशीनरीज बेच के उसको 90,000 मिला, स्टॉक बेच के उसको 36,000 मिला, 36,000 मिला, इन्वेस्टमेंट बेच के उसको 42,000 42,000 मिला। एंड डेटर्स मतलब कस्टमर जिनको उधारी में माल बेचा था उसने, उनसे उसने पैसा कितना कलेक्ट किया, 90,000 रुपये कलेक्शन किया। चलो ठीक है, तो ये जो चीज़ हमने देखा फर्स्ट एडजस्टमेंट जिसमें एसेट रियलाइज़ हो रहा है, तो ये सब एसेट उसने क्या किया, बेच के या जो भी है उनको बेच बाच के उसने पैसा रिकवर किया। और कितना पैसा रिकवर किया हर एक एसेट का आपको दिया है, इसके बारे में हम लोग आंसर में देखते हैं। देन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अभी जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या होते हैं, एसेट या एसेट बेचने के लिए लायबिलिटीज पे, मतलब पूरा जो डिसोल्यूशन का जो प्रोसीजर है, मतलब बिजनेस बंद करने के लिए जो भी आपको काम करना पड़ता है, एसेट बेचो, लायबिलिटीज पेड कर दो, लीगल फॉर्मेलिटी जो भी रहेगी उसकी, ये सभी चीज़ सभी मैटर कंप्लीट करने के लिए उसको कुछ बिजनेस को खर्चे करने पड़ते हैं, तो उसी खर्चे को हम लोग डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो ये तो आपको कंपलसरी खर्चा करना ही है, 6,000 रुपये दिया है। थर्ड एडजस्टमेंट में आपको क्या दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज, कितना दिया है, 48,000। अभी गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज क्या होता है, देखो जब भी आपको गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज बोला है, अभी इसका मतलब क्या होता है, उसने वो उसका जो बिज़नेस है वो किसी और बिजनेस, देखो गुडविल ये जो चीज़ है ये एक एसेट है आपको, लेकिन ये एसेट आपको ऊपर बैलेंस शीट में नहीं दिखा। देखो आप चाहिए तो एसेट में फिर से देख सकते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन उसने फिर भी नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि सर गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज। अब इसका मतलब क्या है, सर ऊपर तो एसेट नहीं है, फिर वो एसेट बेचा कैसे। देखो गुडविल क्या होता है, गुडविल ये हमारे बिज़नेस का रेपुटेशन होता है, या हमारे बिज़नेस के कुछ अच्छी चीज़ें होती है जिसको हम लोग गुडविल के नाम से पहचानते हैं। तो गुडविल तभी रियलाइज़ होता है जब भी हम हमारा बिज़नेस किसी और बिज़नेस को बेचते हैं। अभी तुम बोलेगे सर ये गुडविल एग्जैक्टली होता क्या है। देखो क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप जब भी बेचते हो तो उसका एक कुछ ना कुछ बेस प्राइस होता है। जब मान लीजिए अगर मैं कोई वॉच बेच रहा हूँ, घड़ी बेच रहा हूँ, उस घड़ी का प्राइस समझो 500 रुपया है। कितना है, 500 रुपया है। तो मार्केट में अगर उसका प्राइस 500 रुपया है, लेकिन मैंने फिर भी उसको 600 रुपये में अगर बेच दिया, कितने में बेचा, 600 रुपया। अभी 500 रुपया ये उसकी बेस प्राइस थी, लेकिन मैंने उसको बेचा कितने में, 600 रुपये में। तो इससे क्या हुआ, मुझे 600 रुपया मिला बेच के। 500 की चीज़ मैंने 600 में बेची, मतलब 100 रुपया एक्स्ट्रा मिला। तो वो 100 रुपये जिसको हम लोग प्रॉफिट के नाम से, आप बोलोगे सर ये तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल कभी बोलते हैं, जब भी किसी बिज़नेस को बेचा जाता है और उस बिज़नेस का जो वैल्यू होता है, उस बिज़नेस वैल्यू का जो भी अमाउंट है उससे ज़्यादा अगर उसको पैसा मिलता है। मान लीजिए इस पार्टनरशिप बिज़नेस का टोटल वैल्यू है 1 लाख रुपया। कितना है, 1 लाख। अगर उस बिज़नेस को उसने किसी और बिज़नेस को, दूसरे बिजनेसमैन को बेच दिया और मान लीजिए 1,20,000 में बेचा। अभी जो बिज़नेस बेच रहा है उसके बिज़नेस का वैल्यू 1 लाख है, उसने उसको किसी दूसरे बिजनेसमैन को बेच दिया 1,20,000 में। तो वैल्यू था 1 लाख, उसने बेच दिया 1,20,000 में, तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा। उसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल कितना मिला है, 48,000। वो भी हम लोग उसका भी इफेक्ट, जैसे कि फर्स्ट एडजस्टमेंट में एसेट्स बेचे हैं, रियलाइज़ किए, वैसा ही इफेक्ट उसका भी देना है, गुडविल ऑफ द फर्म का, रियलाइज़ का। अभी आंसर में पूछा क्या है, पास द जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे देखो अपने को अकाउंट नहीं पूछा है, हमको जर्नल एंट्रीज पूछा है। लेकिन दोस्तों कभी भी याद रखना एक चीज़, आप जब भी कोई, जैसे मैंने बताया था, नया चीज़ सीख रहे हो तो डिफ़िकल्टी पार्ट पे सीधा मत जाओ, पहले इजी पार्ट देख लो। इजी पार्ट अगर आपको पसंद आए, अगर समझ में आएगा, तो आप धीरे धीरे एडवांस लेवल या डिफ़िकल्ट पार्ट में जा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके लेजर देखेंगे। भले उसने क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछा है एग्ज़ाम में, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो चीज़ आपको पूछा है वही जवाब आपको देना है। अब यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री पूछा है तो एग्ज़ाम में भी आपको जर्नल एंट्री लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि यहाँ पे हम लोग लेजर पहला करेंगे, फिर बाद में उसका जर्नल हम लोग करेंगे, क्योंकि इजी पार्ट फ़िलहाल तो हम लोग ये टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे, हम लोग सीख रहे हैं। तो हमको सबसे पहले ये टॉपिक सीखने के लिए इजी पार्ट पढ़ लेते हैं। तो इजी पार्ट इसका लेजर है, तो सबसे पहले लेजर पढ़ लेते हैं, फिर बाद में जर्नल एंट्री में जाते हैं। तो क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया, अभी हम लोग आंसर पे आते हैं। तो
तो जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, जो फर्स्ट अकाउंट है दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा जो आप लेफ्ट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट है, राइट साइड में आपको पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है, और रियलाइजेशन के ही नीचे आप देख पा रहे हो कैश और बैंक अकाउंट मैंने बना दिया है। तो चलो शुरुआत करते हैं आंसर से। तो जैसे कि आपको देखो, जैसे हमने शुरुआत से मैंने बताया था, फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में आपको 3 पार्टनर दिए थे, आशा, उषा, निशा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट। अभी शुरुआत करते हैं एसेट से। मैंने आपको बताया था कभी भी रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेजर सॉल्व कर रहे हो, तो एसेट से शुरुआत करो, वो आपके लिए ईजी होगा। तो एसेट में आपको मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक, ये सभी एसेट आपको क्या करना है, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, सभी को रियलाइजेशन, अब ये सभी एसेट आपको रखना नहीं है, ये एसेट आपको बेचना है। तो आपको सबसे पहले जैसे मैंने बताया एक बक्सा तैयार करो। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ अगर किधर बाहर जा रहे हैं घूमने, तो बक्से में हम लोग सब कपड़ा डाल देते हैं, वैसे ये बक्सा मतलब ये रियलाइजेशन अकाउंट है। क्या है? रियलाइजेशन। तो सबसे पहले आपको एसेट बेचने के लिए सबसे पहले ये बक्से में एसेट को डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ये सभी एसेट को जितना उनका अमाउंट था एज इट इज़ आप उनको पोस्ट कर दो। तो जैसे आपको देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया था मशीनरी 1 लाख रुपया, इन्वेस्टमेंट 48,000, देखो मशीन मैंने हेडिंग दे दिया सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स। जैसे मैंने बताया था सन्ड्री एसेट क्यों बोलते हैं, सबको मिला के कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, सन्ड्री एसेट। हेडिंग दे दिया, उसके नीचे मैंने अंडरलाइन करके लिखा मशीनरी 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 48,000। फिर उसके बाद मैंने और कौन सा एसेट आपको दिया था, तो देखो डेटस दिया था, लेकिन डेटस का अगर हम देखेंगे तो डेटस का मैंने देखो इनर का अमाउंट लिया है 1,10,000। आपको भी यहाँ पे एग्ज़ाम में वही करना है, डेटस का इनर अमाउंट लेना है। इनर अमाउंट देखो कितना था, 1,10,000 था। ओके सर। फिर उसके बाद नीचे दिया था डेटस के आरडीडी को बाद में देखते हैं हम लोग, स्टॉक दिया था। तो स्टॉक भी देखो मैंने लिख दिया, जितना उसका अमाउंट दिया था 40,000 एट मैंने लिख दिया। चलो ठीक है। फिर सर बचा प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक, उसका क्या, तो वो आपको रियलाइजेशन में नहीं डालना है, उसको अलग से हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल तो इतना आप समझ लो, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और स्टॉक, ये 4 चीज़ मैंने आपको रियलाइजेशन में कैसे पोस्ट करना है ये बता दी। कैसे करना है, तो डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट लिखना है, उसको अंडरलाइन करके उसके नीचे जितना जो नाम दिया था, उनके जो अमाउंट दिए थे वही नाम अमाउंट के साथ मैंने लिख दिया। उन सभी का अमाउंट सबसे पहले मैंने इनर कॉलम में लिखा। इनर कॉलम में लिखने के बाद उन सब का टोटल मैंने आउटर में लिख दिया, जो आपके सामने दिख रहा है 2,98,000। ये चारों एसेट का इनर का अमाउंट का टोटल है। ओके। फिर उसके बाद फिर से आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एसेट कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, 2 चीज़ लास्ट के बचे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैंक। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जैसे मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट वर्ड आपको दिखा, लॉस वर्ड दिखा। ये प्रॉफिट ये लॉस किसके लिए होता है, तो यार पार्टनर्स के लिए होता है, उनका ही तो बिज़नेस है, तो उनके लिए होता है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस भी किसको देना पड़ेगा, पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया है, जो आपको दिख रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग कहाँ पे डालेंगे, तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बाकी के सब एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाला क्योंकि वो एसेट्स थे, तो ये भी तो एसेट में ही दिया था, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे डालूंगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, जैसे आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिख रहा है।